गुड इवनिंग एवरीवन। कल की छुट्टी थी अपने, आज से अपन वापस शुरू कर रहे हैं और कल संडे को भी जहाँ तक है छुट्टी रहेगी अपनी, तो शुरू करेंगे अपन आज। तो अपना चल रहा था धातुओं का इंट्रोडक्शन। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप पूछ लूँ। अभी तो एक ही ऐड हुआ है, ऐड नहीं होना का जिनको क्लास नहीं लेनी। दो मिनट वेट करते हैं, अगर जुड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं थोड़े क्वेश्चन पूछने की सोच रहा था, बट अब एक ही जना ज्वाइन हुआ है, क्या पूछूं? पूछूं क्वेश्चन, आंसर दो तो। सुरभि, आंसर दो तो पूछूं? चलो छोड़ो फिर। अपन कहाँ थे इंट्रोडक्शन में भी, ये तो बता दो कल की क्लास में। धातुओं का ग्रहों से संबंध आपने देख लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। धातुओं के स्वाभाविक वर्ण की भी अपन ने बात कर ली थी। और अग्नि में धातुओं के क्षय की बात करें तो स्वर्ण का जो है अग्नि में क्षय नहीं होता, बाकी सभी का थोड़ा बहुत क्षय होता है। वो आप बुक से पढ़ लेना, जैसे रजत का 2% होता है, नागवंग का 8% होता है, लोह का 10% तक जो है क्षय लॉस हो जाता है। ठीक है। ज्वाला परीक्षा, उसकी शायद अपन ने बात कर ली थी कि जैसे स्वर्ण है, तो स्वर्ण की ज्वाला धातु में अग्नि में अपन डालते हैं तो वो किस ज्वाला के साथ जलता है? पीत वर्ण की ज्वाला के साथ। और रजत है श्वेत वर्ण की ज्वाला के साथ, ताम्र नील वर्ण की ज्वाला के साथ। ठीक है। तीक्ष्ण लोह कृष्ण वर्ण की ज्वाला के साथ जलता है, वंग कपोत वर्ण की। ठीक है। लोह कपिल वर्ण की, नाग धूम्र वर्ण की। इसके अलावा तुत्य जो है वो लोहित वर्ण यानी लाल वर्ण की जो है अग्नि के साथ जलता है। अभ्र सत्व जो होता है वो पांडु वर्ण की जो है अग्नि के साथ ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ज्वाला हो गई। शोधन की मैंने बात कर ली थी, सामान्य शोधन की विधि आपको बताई दी थी। जो सबको श्लोक याद हो तो बहुत अच्छी बात है, श्लोक याद भी नहीं होना तो पहली लाइन याद होनी चाहिए श्लोक की। क्या है? तैले तक्रे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे। ठीक है। यहाँ पर मैंने शायद, हाँ ये रहा। तैले तक्रे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे, ये पहली लाइन तो याद होनी चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि क्रम से इनमें जो है अपन को 7 7 बार क्या करना है, जो बुझाना है। ठीक है। जैसे धातु है, कोई स्वर्ण है, स्वर्ण को लिया, उसको रक्त तप्त किया या गर्म किया, तेज गर्म, फिर उसको किस में बुझाया? सबसे पहले तेल में। कितनी बार बुझाया? 7 बार बुझाया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने? दूसरा तक्र में, फिर तक्र में 7 बार बुझाया, इसी तरह गर्म करके और ठंडा करना। फिर गौमूत्र में 7 बार बुझाया, फिर कांजी में, और फिर कुलत्थ को हाथ में। इस प्रकार से पृथक पृथक 7 और 7 बार जो है बुझाकर सभी स्वर्ण आदि लोह शुद्ध हो जाते हैं। तो ये शोधन की सामान्य विधि थी। ठीक है। विशेष शोधन की विशेष विधि होगी, जैसे स्वर्ण का विशेष शोधन पंचमृत्तिका में करते हैं, तो वो विशेष शोधन की विधि होगी। ठीक है। तो वो अलग अलग द्रव्यों की अलग अलग हो जाती है। ऐसे जिस प्रकार से सामान्य शोधन होता है, वैसे ही धातुओं का सामान्य मारण भी होता है। ठीक है। तो
सामान्य मारण की विधि पढ़ने से पहले एक बार अपन देख लेते हैं किस धातु का किसके द्वारा मारण होता है। जैसे कि वंग का मारण होता है हड़ताल के द्वारा। हड़ताल का अपन ने एक पर्याय पढ़ा था वंगारी, वो इसलिए वंग प्लस अरि वंगारी, यानी वंग का शत्रु। वंग को मारने वाला या वंग की भस्मीकरण करने वाला कौन होता है? हड़ताल। तो इसलिए वंग का जो मारण है वो हड़ताल के द्वारा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें लोह का। लोह का मारण किसके द्वारा होता है? तो लोह का मारण होता है हिंगुल के द्वारा। ठीक है। स्वर्ण का मारण नाग द्वारा और नाग का मनयशिला द्वारा। ठीक है। ताम्र का गंधक द्वारा होता है। अब गंधक का भी आपने एक पर्याय पढ़ा हुआ है, शुलवारी। तो ताम्र का पर्याय जब अपन पढ़ेंगे, शुल्व नाम का एक पर्याय होता है ताम्र का, तो गंधक का क्या है? शुलवारी। ठीक है। शुल्व का शत्रु या शुल्व का मारण करने वाला शुलवारी। रजत यानी चांदी का जो है स्वर्ण माक्षिक द्वारा जो है शीघ्रता से मारण हो जाता है। ये तो अलग अलग द्रव्यों के मारण की बातें बता रखी है। अब कॉमन मारण जो सभी धातुओं का होता है उसकी विधि क्या बता रखी है, जो अपन ने ट्रिक में भी बात की थी थोड़ी, जब मनयशिला और गंधक के बारे में जो है, अभी ट्रिक आएगी ना जब उसमें भी बात करेंगे अपन। तो सामान्य मारण की विधि क्या थी? सप्त लोह में से किसी भी एक लोह को ले लिया। ठीक है। उसमें मनयशिला और गंधक मिलाकर जो है अर्क दुग्ध की भावना थी। एक बार मैं श्लोक बोल देता हूँ इसका। मनयशिला गंधक सूर्य दुग्धहि सम्मर्द्य खल्वे खलु सप्तलोहम वन्योत्पलाग्नौ पुटितम प्रयत्नाद उत्तमाम यान्ति मृति हंतु हावश्यम। ठीक है। यहाँ पे मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये किसके अकॉर्डिंग है? पहली बात तो रस तरंगिणी का अकॉर्डिंग। अपन ने रस तरंगिणी का पढ़ा हुआ है कि रस तरंगिणी में कितने बता रखे हैं लोह के भेद? 7। ठीक है। भाव प्रकाश हो गया, रस तरंगिणी हो गया। ठीक है। और इसके अलावा आयुर्वेद प्रकाश हो गया। इन्होंने 7 भेद बताए हैं धातुओं के। तो रस तरंगिणी ने कौन से 7 भेद बताए थे? स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग, वंग, यशद। यानी जो शुद्ध लोह और पूती लोह रस रत्न समुच्चय ने बताए हैं उनको प्लस यशद को और जोड़ दिया। यशद पूती लोह में ही आता है। तो इन 7 को जो है रस तरंगिणी ने धातु माना। ठीक है। तो इन 7 के सामान्य मारण की विधि यहाँ पे बता रखी है कि इनमें से कोई सी भी एक धातु ली, उसमें मनयशिला और गंधक को मिला दिया, फिर उसमें सूर्य दुग्ध यानी अर्क दुग्ध की, आंकड़े के जो दूध है उसकी जो है भावना दी। ठीक है। अच्छी प्रकार से घोटा पीसा, फिर उसको सुखाकर शराब संपुट की अग्नि में पाक किया। यह क्रिया तब तक की जब तक कि प्रॉपर रूप से शुद्ध भस्म अपन को प्राप्त नहीं हो गई। ठीक है। इस प्रकार से जो है धातुओं का सामान्य मारण होता है। ये चीज आप याद रखना। फिर उसके बाद अपन भस्मों के धातु भस्मों के प्रकार की जब बात करते हैं तो धातु भस्मों के मेनली 4 प्रकार की भस्में होती है। ठीक है। क्वालिटी के बेस पे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और निकृष्ट, ये 4 भेद होते हैं धातुओं के। ठीक है। अब ये 4 भेद किस कारण हुए, किस द्रव्य से इनका मारण किया गया है उसके आधार पर। जैसे कि पारद से अगर धातुओं का मारण करते हैं तो उत्तम प्रकार की भस्म बनती है। ठीक है। उत्तम भस्म बनती है। वानस्पतिक द्रव्यों से धातुओं का मारण करते हैं तो मध्यम भस्म बनती है। गंधक आदि द्रव्य यानी उप्रस वर्ग के जैसे द्रव्य जो होती है उनसे मारण करने पर कनिष्ठ भस्म बनती है। और अरिलोह से धातुओं का मारण करने पर जो है दुर्गुण यानी जो निकृष्ट प्रकार की भस्म जो है वो बनाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार से भस्मों के प्रकार हो गए। अब भस्मों के मारणार्थ अग्नि प्रमाण की अगर अपन कॉमनली बात करें तो स्वर्ण और रजत भस्म जब अपन तैयार करते हैं तो कुक्कुट पुट के अग्नि देते हैं। ठीक है। इसके अलावा ताम्र के लिए काष्ठादि यानी लकड़ियों की जो तीव्र अग्नि जो है वो अपन देते हैं। और लोह के लिए जो है गजपुट की अग्नि का पाक करते हैं। फिर आप बुक से पढ़ लेना। वैसे तो अपन जब भस्म वर्णन देखेंगे तब अपन थोड़ी बहुत बात कर लेंगे कि स्वर्ण भस्म में किस वर्ण की बनती है। जैसे कि स्वर्ण भस्म गैरिक यानी चंपक पुष्प के सदृश वर्ण की होती है, मतलब रेडिश कलर की सी। रजत भस्म कैसी होती है? कृष्ण वर्ण की बनती है। ताम्र भस्म भी कृष्ण वर्ण की बनती है। कांस्य भस्म धूसर वर्ण की यानी थोड़े गंधले से वर्ण की जो है बनती है। नाग भस्म कपोत वर्ण, ठीक है, कबूतर का जैसा कलर होता है ना, शाव सा, उस तरह के वर्ण की बनती है। वंग भस्म जो बनती है वो श्वेत वर्ण की बनती है। अभ्रक भस्म का मैंने आपको बताया था, इष्टिका चूर्ण सदृश वर्ण की होती है, मतलब ईंट का जैसा कलर होता है ना उस कलर की। तीक्ष्ण लोह भस्म तो वो पक्व जम्बू, काला जो पका हुआ जामुन जो होती है उसके सदृश वर्ण की जो है
वो होती है। अब सामान्य सेवन मात्रा की बात करें तो आपको तो मेनली वज्र भस्म यानी हीरे की भस्म का याद रखना आपको। उसका प्रमाण 2 यव प्रमाण होता है। 2 यव मतलब 1 रत्ती प्रमाण आप मान सकते हो, क्योंकि 1 यव बराबर आधा रत्ती बराबर 62.5 mg होता है। ठीक है, तो 2 यव प्रमाण वज्र भस्म का। ज्यादातर भस्म लौह भस्मों की 1 से 2 रत्ती प्रमाण में अपन लेते हैं काम में। ठीक है, आपको एक हड़ताल भस्म का याद रखना है 7 यव, वज्र भस्म का याद रखना 2 यव, और एक रजत भस्म का 3 यव। बाकी सब में आपको 2-2 रत्ती याद रखना है। पारद भस्म और स्वर्ण भस्म में 1-1। तो आपको कैसे याद रखना है फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पारद, पी से डिनोट करो, पारद भस्म और स्वर्ण भस्म एस, इनकी आपको 1-1 रत्ती मात्रा लेनी है। ठीक है, 1-1 रत्ती पारद और स्वर्ण। फिर उसके बाद रजत भस्म, आर से डिनोट करो, रजत भस्म की 3 रत्ती लेनी है। 2 चीजें अलग याद रख ली। फिर हड़ताल भस्म, एस से बता रहा हूँ, हड़ताल भस्म की जो है कितनी लेनी है, 7 यव। ठीक है, 3 याद रख लिया अलग से। और चौथा वज्र भस्म, वज्र भस्म की कितनी लेनी है, 2 यव। ठीक है, ये 4 अलग याद रखना है। इसके अलावा कोई सी भी भस्म हो, चाहे वो ताम्र भस्म हो, लोह भस्म हो, नाग, वंग, यशद, कांस्य, पित्तल, सबकी मात्रा कितनी लेनी है, 2 रत्ती लेनी है। समझ में आ गया। पहले पारद और स्वर्ण की 1-1 रत्ती मात्रा लेनी है या फिर आप ये याद रख लो, पारद, स्वर्ण और वज्र, ठीक है, हीरे की भस्म जो है 1-1 रत्ती प्रमाण में लेनी है। ठीक है, रजत भस्म 3 रत्ती प्रमाण में लेनी है, और हड़ताल जो है वो 7 यव, इतनी मात्रा में जो है अपन को प्रयोग करनी है। इसके अलावा कोई और भस्म है वो कितनी मात्रा में प्रयोग करनी है, सामान्यतः 2 रत्ती मात्रा में जो है अपन को प्रयोग करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से भस्मों के सेवन की यहाँ पे बता रखी है। आपको देखो लिख रखा है यहाँ पे, पारद भस्म 1 रत्ती और स्वर्ण भस्म 1 रत्ती आपको याद रखना है। ठीक है, और वज्र भस्म 2 यव और हड़ताल भस्म 7 यव, बाकी सभी 2-2 रत्ती मात्रा में। अब अपन शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, स्वर्ण धातु। पहली धातु पढ़ने जा रहे हैं अब अपन, स्वर्ण धातु। तो स्वर्ण धातु में क्या है, संस्कृत नाम इसका सुवर्ण है। ठीक है, हिंदी नाम इसका सोना है, और इंग्लिश नाम इसको अपन गोल्ड बोलते हैं। लैटिन नेम इसका ऑरम है। ठीक है, और इसको एयू से डिनोट करते हैं। इसका आपको परमाणु भार 197.2 है। ठीक है, क्वथनांक इसका 1800 डिग्री सेल्सियस और द्रवणांक है 1063 डिग्री सेल्सियस। यानी सोना पिघलता कितने टेम्परेचर पर है, लगभग 1063 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और उबलने लगता है, यानी बॉयल होके जो है वाष्पीभूत होने लगता है कितने टेम्परेचर पर, 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। पर्याय की बात करें तो इसके पर्याय हैं सुवर्ण, द्रविण, हिरण्य। हिरण्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, अग्नि, या अपन बोल सकते हैं सूर्य से उत्पत्ति होने के कारण इसको हिरण्य बोलते हैं। ठीक है, कल्याण, कांचन, अग्निवर्ण। ठीक है, सूर्य का कैसा वर्ण होता है, अग्नि के समान तो होता है ना, तो अग्निवर्ण। मनोहर, हेम, हेम इसका पर्याय है, कनक इसका पर्याय है। ठीक है, कौन, कौंत, कौंत इसका एक पर्याय है। ठीक है, भृंगार, मंगल, मांगल्यक। ठीक है, मंगल कार्यों के लिए जो है इसका प्रयोग करता है, मांगल्यक। ठीक है, जाम्बव, लोह श्रेष्ठ। अब सभी धातुओं को अपन लोह वर्ड से डिनोट करते हैं, तो सभी धातुओं में श्रेष्ठ होने के कारण इसको लौह श्रेष्ठ बोलते हैं। और हाटक, ये सब जो है इसके पर्याय माने गए हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिए सोने के सब पर्यायों के बारे में। ठीक है, अब स्वर्ण की जो है उत्पत्ति की बात करें अगर अपन, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग उत्पत्ति बताई गई है। जैसे कि जो कुछ ग्रंथ है जिनमें क्या है कि अग्नि देवता के जो वीर्य से जो है इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। तो अग्निवीर्य इसका एक पर्याय, अग्निवीर्य भी इसीलिए होता है क्योंकि अग्नि के वीर्य से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी और भी तरह की चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं स्वर्ण के बारे में। फिर इसको चरकने और सुश्रुत ने अनेक जगहों पे जो है इसका प्रयोग बताया है। वाग्भट संहिता यानी अष्टांग संग्रह और हृदय में जो है विष वर्ग होता है, विषनाशक वर्ग, उनमें स्वर्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया, यानी सभी विषों का नाश करने वाला स्वर्ण को बताया। एंटीटॉक्सिन प्रॉपर्टीज स्वर्ण में जो है पाई जाती है। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में एक तो मैंने आपको बता दिया, अग्नि के वीर्य से जो है, अग्नि देवता के वीर्य से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। दूसरी जो है इसकी उत्पत्ति बताई गई है कि शिव जी का जब वीर्य स्खलित हुआ था, तो जैसे पारद उत्पत्ति में जब अपन ने पढ़ा था, शिव पार्वती के जो रति क्रिया के दौरान जो है शिव जी ने अपना वीर्य अग्निदेव पे फेंक दिया था।
तो वो वीर्य अग्निदेव जो है निगल गए थे, ठीक है, पान कर गए थे उसका, मतलब कुछ तो उन्होंने उनके चेहरे पे लग गया था, कुछ वो पान कर गए थे। अब वो इतना तेज था, उसमें इतनी जो है हीट थी उस वीर्य में कि अग्निदेव उसको ग्रहण नहीं कर पाए। अब अग्निदेव उसको ग्रहण नहीं कर पाए तो उन्होंने उसका वमन कर दिया, ठीक है। अब वमन किया हुआ जो वीर्य था वही स्वर्ण में कन्वर्ट हो गया, ऐसा जो है बताया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपन स्वर्ण का दे तो येलोइश कलर की जो है स्वर्ण होती है, ठीक है, चमकीली होती है, मृदु होती है, ठीक है। तो सामान्य वातावरण का जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल वातावरण है, उसमें ये जो है रिएक्शन नहीं करती है स्वर्ण किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो ये आ गया आपने और जो आज की डेट में, मॉडर्न डेट में अपन बोले शुद्ध स्वर्ण कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो ये सब स्वर्ण के इंट्रोडक्शन में बात हो गई। प्राप्ति स्थान की बात करें तो प्रकृति में मुक्त अवस्था यानी एक नेटिव फॉर्म में, स्वतंत्र अवस्था में, और यौगिक अवस्था यानी खनिजों के रूप में जो है, दोनों रूप में स्वर्ण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से मैसूर की कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, केजीएफ तो सबने देखा होगा, कोलार गोल्ड माइंस मूवी, ठीक है। तो कोलार गोल्ड फील्ड से जो है मेनली जो है ये स्वर्ण की जो खनन होता है, स्वर्ण की प्राप्ति होती है। मद्रास के अनंतपुर की खान एवं बिहार के स्वर्ण रेखा की नदियों में जो है इसके कण प्राप्त होते हैं, ठीक है, वहां से भी ये थोड़ी थोड़ी प्राप्ति होती है इसकी। तो ये प्राप्ति स्थान होगी। विदेशों की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, अमेरिका, मेक्सिको, रूस, चीन, इन देशों में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। अब स्वर्ण के भेदों की बात करते हैं। तो स्वर्ण के भेद हैं 5, ठीक है। तो स्वर्ण के भेद 5 कौन कौन से हैं जो रसरत्न समुच्चय ने बताए हैं। प्राकृतम सहजम वन्नी संभूतम, ठीक है, खनिज संभवम, रसेंद्र रसेंद्र वेद संजातम, सवर्णम, पंचविधम स्मृतम, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार के जो है रसरत्न समुच्चय में जो बताए गए हैं भेद, कौन कौन से। प्राकृत, ठीक है, सहज, फिर वन्नी संभूत यानी अग्नि संभव, अग्नि द्वारा बनने वाले, ठीक है। इसके अलावा खनिज और रसविद्य, रसविद्य को अपन क्या बोलते हैं, रसेंद्र वेद संजातम, रसेंद्र वेद संजात या रसविद्य। इस प्रकार से 5 प्रकार के जो हैं अपने स्वर्ण के भेद बताए गए। अब इन 5 प्रकार के स्वर्ण भेदों के उत्पत्ति के बारे में रसरत्न समुच्चय में क्या बताया मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले अपन ने प्राकृत की बात करते हैं, प्राकृत स्वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्राकृत स्वर्ण की उत्पत्ति ऐसे हुई कि रजोगुण से उत्पन्न हुए स्वर्ण से ब्रह्मा जी ने आधारभूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, ठीक है। तो इसी को जो है ब्रह्मांड को ही जो है वो प्राकृत स्वर्ण माना गया है, ठीक है। रजोगुण से उत्पन्न स्वर्ण है और प्राकृत स्वर्ण है। ये जो स्वर्ण है वो देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी देवताओं को भी ये स्वर्ण प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। दूसरा स्वर्ण आता है सहज स्वर्ण। सहज स्वर्ण क्या है, जिस सुवर्ण के जरायों से ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति बताई गई है उसको जो है सहज स्वर्ण बोला गया है, और इसकी प्रेजेंस कहाँ मानी गई है, मेरू पर्वत पर, ठीक है। तो दूसरा क्या है, सहज स्वर्ण, जो कि पाया जाता है मेरू मेरू पर्वत पर। अब ये सहज स्वर्ण कौन सा है, जिसके जरायु से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है, ब्रह्मा जी वेष्टित हुए। तो इसके बाद तीसरा आता है जो वन्नी संभूत जो है, अग्नि संभव जो है उसकी बात करते हैं अपन। तो ये जो महादेव जी के अग्नि वाला जो मैं बताया था ना, महादेव जी के वीर्य का अग्निदेव ने पान कर लिया था, उसको वो ग्रहण नहीं कर पाए और वमन कर दिया, और ये वमित द्रव्य जो था वो स्वर्ण में बदल गया। इसी को जो है अपन वन्नी संभव जो है स्वर्ण मानते हैं। वन्नी संभव, वन्नी मतलब अग्निदेव, तो अग्निदेव द्वारा जो उत्पन्न किया गया स्वर्ण है वो वन्नी संभव है। चौथा आता है अपना खनिज जो है, खनिज वाला कहाँ पाया जाता है, जो विंध्य, सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों की खानों से जो प्राप्त होता है वो खनिज वाला जो है स्वर्ण माना जाता है। जो प्रथम 3 स्वर्ण है, प्राकृत, सहज और अग्नि संभव, ये प्राकृतिक रूप से आज की डेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी जो है आप एक तरह से एब्सेंस मानो कि आज की डेट में ये नहीं मिलते हैं। फिर खनिज वाला जो है अपने मिलता ही है हिमालय वगैरह पर्वत में, मैसूर और जो मैंने आपको बात की थी, ठीक है, इन जगहों पे जो है खनिज वाला जो प्राप्त होता है। अब आता है रसविद्ध। रसविद्ध क्या है कि जो है रस यानी पारद से जो प्राप्त होता है अपन को, पारद की क्रियाओं से जो प्राप्त होता है, जैसे अपन बात करते थे ना पारद का प्रयोग देह सिद्धि और लोह सिद्धि में, कि जो निकृष्ट क्वालिटी की लोह आदि धातुएं होती थी उनसे स्वर्ण आदि जो उत्तम धातुओं की प्राप्ति करते थे।
तो वही यहाँ पे बताया, रसविद मतलब पारद से प्रक्रियाएं करके, पारद पर प्रयोग करके जो स्वर्ण बनाया जाता था उसको रसविद्युत स्वर्ण बोला गया था। तो प्रथम तीन को अलौकिक, ठीक है, षोडश कलाओं युक्त माना जाता है और खनिज को चतुर्दश वर्ण युक्त माना जाता है। सेवन करने पर जो है ये सर्व रोग हर कहा जाता है। रसविद्युत स्वर्ण को रसायन एवं पवित्र तथा महाश्रेष्ठ कहा गया है। ये चीज आप याद रखना। अब ग्राह्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो आंख पर तपाने पर रक्त वर्ण का होने वाला, काटने पर चमकने वाला, ठीक है, कसौटी पर घिसने पर केसर के सदृश वर्ण वाला जो है रेखा उत्पन्न करता है। गुरु, स्निग्ध, मृदु, स्वच्छ, पत्र रहित, यानी एकदम सॉलिड होता है, एकदम डेंस होता है, उसके परमाणु आपस में इतने अच्छे तरह जुड़े होते हैं, तो लेयर्स फॉर्म में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। पीत वर्ण का होता है, ये अपन पढ़ ही चुके। षोडश वर्ण वाला होता है, देह सिद्धि और लोह सिद्धि में प्रशस्त होता है, यानी देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाला होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे विशेष शोधन की। विशेष शोधन से पहले एक बार वापस सामान्य शोधन की बात कर लें। तो सामान्य शोधन क्या था? तेले तक्रे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे, ठीक है। इन सब में जो है, इन पांचों में 7-7 बार गर्म करके बुझाने पर जो है शोधन शोधन हो जाता है धातुओं का, ठीक है। ये तो सामान्य शोधन की बात हो गई। अब बात करते हैं विशेष शोधन की। तो वहां पे वल्मिक मिट्टी काम करते हैं स्वर्ण उसमें। तो वल्मिक मिट्टी नहीं, पंचमृत्तिका। तो वल्मिक मिट्टी, ग्रहधूम, स्वर्ण गैरिक, इष्टिका चूर्ण और संदलवन, इन सबको पंचमृत्तिका बोलते हैं। तो पंचमृत्तिका में जैसे स्वर्ण लिया, स्वर्ण पत्र, कंटक वेदी स्वर्ण पत्र लिया, उसमें समान भाग में या समान मात्रा में पंचमृत्तिका डाल दी। फिर नींबू स्वरस व कांजी से घोटकर उसका एक लेप टाइप बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो स्वर्ण पत्र है उस पर इस लेप को लगाना है, ठीक है। इस लेप को लगा दिया, फिर उसको जो है शराब संपुट करके जो है अग्नि देते हैं, ठीक है। किसकी अग्नि देते हैं? लघु पुट की अग्नि देते हैं। फिर श्वांग शीत होने पर स्वच्छ जल से पत्रों को धोने पर जो है सूक्ष्म चूर्ण के रूप में शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। विधि एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या किया अपन ने? पंचमृत्तिका ली, ठीक है। पंचमृत्तिका लेकर उसमें भावना दी नींबू स्वरस और कांजी की, और उसका एक लेप टाइप बना दिया, ठीक है। फिर स्वर्ण के कुछ कंटक वेदी पत्र लिए। कंटक वेदी क्या होते हैं कि इतना पतला बना दिया उन्हें कूट कूट के कि उनसे एक कांटा भी पार जा सके, ठीक है। उसमें से एक कांटे को अगर अपन डालें तो वो ये आर पार निकल जाए, इतना पतला कर दिया उसको, ठीक है। तो कंटक वेदी पत्र पर जो है ये वल्मिक मिट्टी का और नींबू स्वरस कांजी का जो लेप बनाया था उसको लेप देते हैं, उसको चिपका देते हैं, ठीक है। फिर उसको शराब संपुट में रखकर और लघु पुट की अग्नि देते हैं, ठीक है। फिर वो जब पुट स्वांग शीत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको निकाल कर उन पत्रों को स्वच्छ जल से जो है धो लेते हैं, और इस प्रकार से जो अपन को शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाता है, भंगुर शुद्ध स्वर्ण, ठीक है। इस प्रकार से स्वर्ण का विशेष शोधन अपन ने पढ़ लिया। अब मारण की बात करते हैं। मारण की वैसे अनेक विधियां आपको बुक में मिल जाएंगी, पर आपको है ना यूजी के हिसाब से एक विधि याद कर लो तो बहुत है। तो क्या विधि याद रखनी है आपको? शुद्ध स्वर्ण के कंटक वेदी पत्रों पर नींबू स्वरस से मर्दित कर रस भस्म रस सिंदूर का लेप करके सुखाएं। यानी क्या किया? एक तरफ तो आपने स्वर्ण का कंटक वेदी पत्र ले लिया, पहला प्रोसीजर ये है, ठीक है। दूसरे प्रोसीजर में क्या किया अपन ने कि नींबू स्वरस से रस सिंदूर लिया थोड़ा सा, ठीक है। रस सिंदूर आरएस से मैं बता रहा हूँ, रस सिंदूर लिया, उसमें किसकी भावना दी? नींबू स्वरस की, ठीक है। नींबू स्वरस की भावना देकर उसको लेप फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब इस लेप को जो है स्वर्ण पत्र के कंटक वेदी पत्रों पर जो है लगाया और उसको सुखा दिया, ठीक है। फिर शराब संपुट में रखकर जो है कुक्कुट पुट की अग्नि देते हैं। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि स्वर्ण और रजत भस्म किससे बनाते हैं? कुक्कुट पुट से पाक करके। तो कुक्कुट पुट की अग्नि देकर जो है उसमें पाक किया, और 10 पुट देने पर जो है स्वर्ण की जो है भस्म तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से स्वर्ण का मारण अपन ने पढ़ लिया। मात्रा, सामान्य मात्रा जो है वो 2 रत्ती होती है, और रस तरंगिणी ने 1/8 से 1/4 रत्ती तक मात्रा यहाँ पे बताई है, और रोगी व रोग के बल व काल पर विचार करते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। अनुपान क्या होगा? त्रिकटु, चूर्ण व घृत का जो है अनुपान होता है इसमें। अब भस्म जो बनाई है अपन ने स्वर्ण की, उसके क्या गुण होते हैं? तो रस में कषाय तिक्त मधुर होती है, ठीक है। केटीएम याद रख लेना कि रस में केटीएम होती है, कषाय तिक्त मधुर। कटु तिक्त मधुर मत याद कर लेना, कैसे कषाय याद रखना है, ठीक है। कसैली सी होती है। तो कषाय तिक्त मधुर रस में, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर, ठीक है। ये रस पंचक हो गए इसके। ब्रंगण विष दोष हर, ठीक है।
तो स्वर्ण के आप कुछ इंपॉर्टेंट गुण याद रख लो, वो आपको सब में लिखना है, ठीक है। स्वर्ण की भस्मो चाहे स्वर्ण के नॉर्मल गुण पूछ लें आपको, तो एक तो ये रसायनवाजीकरण का काम करता है। दूसरा विषक, श्रेष्ठ विषक ने माना है अष्टांग हृदय यानी वाग्भट ने, ठीक है, वो लिख सकते हो। फिर बल्य धातु पोषक, ठीक है, धातुओं की पुष्टि करने वाला, ये आप लिख सकते हो। कांतिप्रद यानी देह को कांति देने वाला, ठीक है, स्वर्ण के समान चमकती है स्किन, ऐसा हो जाता है उसमें। सन गुरु, ठीक है, लेखन और मेधावर्धक। अब जो बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं उससे क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उनकी इंटेलिजेंस यानी मेधा बढ़ती है, ठीक है, इसलिए स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। तो बुद्धिवर्धक होता है स्वर्ण, ठीक है। उन्माद, व्रणहर, वाणी को शुद्ध करने वाला, नेत्रीय, रसायन, पुंसवन संस्कार में उपयोगी, इस प्रकार से जो है इसके कुछ गुण बता रखे हैं। आयुष्य, आयु को बढ़ाने वाला, तो ये सब आप याद रख ही लोगे। अपथ्य, बिल्व फल का सेवन जो है इसमें अपथ्य की तरह काम करता है, ठीक है, नॉट इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे ऐसा होता है ना, कोई कोई दवाई होती है इसमें आपके ये लिखा होता है कि हाँ भाई, जैसे खांसी में हो गया, आपको खट्टा और ठंडा जो है निषिद्ध होता है या अपथ्य होता है, तो इस तरह से यहाँ पे बता रखा है बिल फल का सेवन जो है अपथ्य होता है। अब रस भस्म के कुछ प्रमुख योग, आपको 4 योग मिनिमम याद करने हैं, ठीक है। वैसे तो 2 योग मोर देन सफिशिएंट होते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो उसमें 2 योग भी लिख दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर आएंगे। लेकिन सेफ्टी के लिए, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं कि स्वर्ण के किन्हीं 4 योगों के नाम लिखे, 2 नंबर में हमेशा 4 पूछते हैं, चाहे वो योगों के नाम पूछे चाहे वो कुछ और पूछे, ठीक है। 4 पूछता है कि 4 योगों के नाम लिखो, ठीक है, कोई 4 उपयोग लिखो, इस तरह से करके पूछते हैं 2 नंबर में। तो 4 आप एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, जैसे मकर ध्वज रस, ठीक है, सिद्ध मकर ध्वज, जय मंगल रस, योगेंद्र रस, बसंत मालती रस, इनमें कुछ 4-5 आप याद रख सकते हो, ये सारे याद रख सको। इस प्रकार से जो है अपना स्वर्ण जो है कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे रजत की, तो एक बार क्लास वापस ज्वाइन करते हैं और फिर मैं आपसे रजत की बात करूंगा, ठीक है, मतलब चांदी की बात करेंगे अपन। तो स्वर्ण यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक बार वापस ज्वाइन करेंगे।